नमस्कार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य अनुकूल भूगर्भिक संरचनाओं एवं जलवायु दशाओं के कारण कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। पिछली कक्षाओं में जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम बताए थे आप लोगों को कि जो उत्तर प्रदेश का ये गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, ये उपजाऊ है। ये नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के जमा करने के कारण ये बहुत ही उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ की जो पूरी संस्कृति है वो कृषि आधारित है। तो जलवायु दशा और भूगर्भिक संरचना और यहाँ की मिट्टी के कारण ये उत्तर प्रदेश है वो कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यहाँ मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जब कृषि की बात होती है तो उसमें कृषि के साथ साथ जो पशुओं को पालन किया जाता है उनको भी शामिल किया जाता है। खेती के अलावा पशुओं का जो पालन होता है वो कृषि के अंतर्गत ही आता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान भी है। अगर भारतीय जनगणना 2011 यानी जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत 59.3 है, यानी लगभग 60% है। अब कुल कर्मकार मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरी जनसंख्या की बात नहीं हो रही है। जो जनगणना 2011 हुई थी उसके अनुसार अब जनसंख्या को देखेंगे तो 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, और मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में। पहला क्या होता है कि पहला होता है आश्रित। 0 से 15 साल के जो उम्र के लोग होते हैं वो आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, और जो 15 से 64 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं वो आते हैं कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत। और 64 के ऊपर वाले जो लोग होते हैं, 64 के ऊपर वाले लोग वो भी आश्रित की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं, और ये जब बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के बाद क्या होता है, शरीर साथ देना छोड़ देता है, जिसके कारण व्यक्ति काम करने में असमर्थ हो जाता है। तो ये लोग भी अपने बच्चों पे आश्रित हो जाते हैं। तो ये बीच की जो जनसंख्या होती है 15 से 64 की, इसे कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। तो 11 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 15 से 64 के बीच की जो पूरी जनसंख्या है उसका लगभग 60% हिस्सा कृषि कार्यों में लगा हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे संबंध जो क्षेत्र हैं, उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, उनका योगदान लगभग 24% के आसपास है। यानी उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है उस जीडीपी में कृषि एवं कृषि संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है वो 24% है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। अब अगर देखें कृषि जोतों का जो आकार है, कृषि जोतों के आकार से आशय है कि जो खेत हैं वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, और इसका कारण क्या है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि। जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण जो कृषि के जोत हैं वो क्या हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, यानी जो खेत हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। कृषि गणना 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार देश में औसत जोत का आकार 0.75 हेक्टेयर है। ये 2010-11 के कृषि आंकड़ों के अनुसार, जो कृषि गणना हुई थी 10-11 में, उसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश में जोतों का आकार है वो 0.75 हेक्टेयर है। अब यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ चित्र में मैं दिखाया हूँ खेत। देखिए कितने छोटे छोटे खेत होते जा रहे हैं, और ये जनसंख्या बढ़ने के कारण हो रहा है। उदाहरण के तौर पे आप लोग अपने आसपास देखते होंगे घरों में या गांवों में कि पहले खेत बड़े होते थे, जब 2 भाई 3 भाई हैं अलग हुए तो उन खेतों का बंटवारा हो जाता है और फिर वो खेत छोटे हो जाते हैं।
जब वो खेत छोटे हो जाते हैं यानी उनके जोत जो है उनका आकार क्या होता है, कम हो जाता है। यही जोतों का आकार है, यानी खेतों का आकार। अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में कृषि जो सीमांत कृषक हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अगर प्रदेश की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो जो सीमांत कृषक हैं उनकी संख्या में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि होती जा रही है। अगर यहाँ मैं एक चीज आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जो किसान है उनको सरकार ने 3 श्रेणियों में बांटा है। आप लोग जब खास करके चुनाव में घोषणा होता है कि लोन माफ हो जाएगा, इतने लोगों का लोन माफ होगा, तो फिर जब होता है तो उसमें आप लोग देखते होंगे पेपरों में निकलता है कि सीमांत किसानों का हुआ, लघु किसानों का हुआ, कि बड़े कृषकों का हुआ। तो यहाँ एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने किसानों को 3 श्रेणियों में रखा है। सीमांत किसान, लघु किसान, सीमांत किसान एवं बड़े किसान। तो यहाँ सीमांत किसान किसको कहेंगे, जिनके पास खेती योग्य भूमि 2.5 एकड़ से कम हो। जिनके पास खेती योग्य भूमि 2.5 एकड़ से कम हो उन्हें सीमांत किसान कृषक कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जिन किसानों के पास खेती योग्य भूमि 2.5 एकड़ से कम हो उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है या सीमांत कृषक कहा जाता है। अब दूसरे श्रेणी के जो किसान आते हैं उन्हें लघु कृषक कहा जाता है। तो लघु कृषक कौन है, जिनके पास खेती करने योग्य भूमि 2.5 एकड़ से अधिक लेकिन 5 एकड़ से कम हो उन्हें लघु किसान या लघु कृषक कहा जाता है। एक बार फिर सुने आप, जिनके पास लघु कृषक उनको कहा जाता है जिनके पास खेती योग्य भूमि 2.5 एकड़ से अधिक लेकिन 5 एकड़ से कम हो उन्हें लघु कृषक कहा जाता है। तीसरे श्रेणी में आते हैं बृहद कृषक यानी बड़े कृषक। तो बड़े कृषक के अंतर्गत वे आते हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि 5 एकड़ से अधिक होती है। अब वर्तमान में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 74% जो किसान है वो सीमांत किसान है, यानी 74% किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि जो है वो 2.5 एकड़ से कम है। और आप देखेंगे तो 16% किसान जो है वो लघु कृषक हैं, यानी जिनके पास 2.5 एकड़ से तो ज्यादा है लेकिन 5 एकड़ से कम है। और केवल 10% किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है। अब कृषि जलवायु प्रदेश एवं मृदा समूह की अगर बात करें तो प्रदेश में देश की कुल कृषि योग्य भूमि का सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी कृषि योग्य भूमि है हमारे वहाँ। तो भारत में जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका केवल 10.49% कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यानी पूरे देश में जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका केवल 10.49% भाग कृषि योग्य पाया जाता है। अब आप देखेंगे तो कृषि को प्रत्यक्षतः प्रभावित करने वाले कारक जो हैं जिसमें मृदा है, वर्षा है, तापमान है, जल है, मानव संसाधन है, इन सबों की उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में और 8 मृदा समूहों में विभक्त किया गया है। यहाँ ये परीक्षाओं में अक्सर पूछता है कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 9 हैं। एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो आप लोग जानते हैं कि देश में खाद्यान्नों का काफी अभाव हो गया था, यानी खाने पीने के लिए अनाजों का काफी अभाव हो गया था। तो विदेशों से हमें अनाजें खरीदनी पड़ती थी उनके शर्तों पर। तो उस समय अन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही थी। तो उसी क्रम में योजना आयोग जो अभी समाप्त कर दिया गया है, उस समय योजना आयोग जो था उसने कहा कि जो खेती है, जो कृषि कार्य है वो जलवायु के आधार पर किया जाए। यानी जिस क्षेत्रों में जिस प्रकार की जलवायु है उस क्षेत्रों में उसी जलवायु के अनुकूल पौधों की फसलों की कृषि की जाए जिससे उत्पादन में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं।
तो इस आधार पर उसने पूरे देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था और उत्तर प्रदेश को, सभी प्रदेशों को भी विभक्त किया था, तो उत्तर प्रदेशों को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। अब एक यहाँ आप लोग देखेंगे कि ऋतु के अनुसार यानी मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं। मैं आप लोगों को बताया था, वो रबी, खरीफ और जायद। अब बात करें रबी की, तो रबी की बुआई कब होती है आप लोग देखेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यानी रबी की बुआई, रबी के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है और इनकी कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। अब भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं रबी की फसलों के लिए, तो कम जल चाहिए होता है और औसत तापमान चाहिए होता है, यानी जल भी कम चाहिए और तापमान भी औसत चाहिए, बहुत अधिक भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। तो रबी की फसलों के अंतर्गत, रबी के फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं आप देखेंगे तो गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलें रबी के अंतर्गत आती हैं। अब खरीफ की बात करें तो ये इनकी बुआई मई से जुलाई के बीच में होती है। इनकी बुआई इस समय चल रही है खरीफ फसलों की, और कटाई मार्च अप्रैल, सॉरी मार्च अप्रैल नहीं, यहाँ गलत हो गया है, ये नवंबर दिसंबर के समय काट दिया जाता है जो है खरीफ की फसलें, और इनके लिए अधिक जल और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलों के लिए अधिक जल एवं अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, सनई, जूट, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि फसलें बोई जाती हैं खरीफ के अंतर्गत। अब जायद की बात आती है तो ये मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काटी जाती हैं और इनके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत खीरा, तरबूज, खरबूज, लौकी, काशी फल, परवल, मूंग, लोबिया आदि आती हैं। अब फसल उत्पादन की बात की जाए तो गेहूं की बात करें तो गेहूं का उत्पादन लगभग इनके लिए वर्षा की आवश्यकता जो होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता। बोते समय तापमान जो है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है और कटते समय तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री आवश्यक होता है। प्रदेश के लगभग 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। प्रदेश के पठारी भागों को छोड़कर अन्य सभी भागों में इसकी खेती की जाती है। भौतिक परिवेश जब हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का, तो मैंने बताया था कि जो दक्षिण का ये पठारी भाग है, तो इन पठारी भागों को छोड़ के अब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागों में गेहूं की खेती की जाती है। इसमें मुख्य रूप से हरदोई, गोरखपुर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले हैं। अगर देखें तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिलों में तो हरदोई और गोरखपुर इसमें महत्वपूर्ण है। अब आते हैं चावल पे, तो चावल की कृषि के लिए बुआई के समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर बात करें वर्षा की तो 75 से 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है वर्षा की। प्रदेश में कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसके लगभग 18% भूभाग पर चावल की खेती होती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चावल उत्पादक जिलों की बात की जाए तो पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर आदि जिलों में की जाती है। अब चना की बात की जाए तो चना जो है ये शुष्क मौसम का फसल है, यानी शुष्क भागों में इसकी खेती की जाती है। इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। वर्षा की बात करें तो 40 से 45 सेंटीमीटर वर्षा चना की खेती के लिए अनुकूल है। मिट्टी अगर आप देखेंगे तो चिकनी बलुई मिट्टी पर अच्छी उपज होती है। और आप देखेंगे तो जितने पठारी क्षेत्र हैं, हम लोग देखे थे मानचित्र में, जो पठारी क्षेत्र हैं
उत्तर प्रदेश का, उन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, जैसे बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, जालौन, फतेहपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा, इलाहाबाद प्रमुख जो है चना उत्पादक जिले हैं। अगर मक्के की बात की जाए तो गर्मी का लंबा मौसम चाहिए, इसके लिए साफ आकाश चाहिए, अच्छी वर्षा हो तो भी अच्छा है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 50 से 80 सेमी वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है मक्के की खेती के लिए। अगर खाद्य फसल एवं उद्योगों के लिए ये कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका उत्पादन आप देखेंगे तो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, फिरोजाबाद में किया जाता है। अब गन्ने की बात अगर करें तो अखिल भारतीय स्तर पर यानी पूरे भारत के स्तर पे देखा जाए तो गन्ने की खेती का जो क्षेत्रफल है वो पूरे प्रदेश के लगभग 45% भूभाग पर गन्ने की कृषि की जाती है। देश का लगभग 38% गन्ना अपने उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, यानी पूरे भारत में जितना गन्ना उत्पादित होता है उसका 38% गन्ना अपने उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। अगर प्रदेश के गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो देखें तो तराई, गंगा यमुना दोआब प्रमुख क्षेत्र हैं गन्ना उत्पादन के। इनमें रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, कुशीनगर, हापुड़, संभल, शामली, अलीगढ़, मुरादाबाद, बिजनौर आदि जिले हैं जहां गन्ने की खेती पर्याप्त रूप से की जाती है। गन्ने के लिए अब देखें तो ये एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नकदी फसल वो फसल होता है जिसको सीधे तौर पे बेच के हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो गन्ना क्या है, हम लोग सीधे बेच देते हैं ले आके शुगर फैक्ट्री यहाँ जो होती हैं उनमें, तो सीधे हमें पैसा ही प्राप्त होता है। तापमान इनके लिए जो है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। वर्षा 75 से 120 सेंटीमीटर आवश्यक होता है। गहरी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है इसके लिए। अगर अब कपास की बात करें तो प्रदेश में कपास का जो उत्पादन है उसका मुख्य क्षेत्र गंगा यमुना दोआब, इसके अलावा रुहेलखंड और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है। प्रदेश में कपास के विभिन्न किस्मों, देसी, बंगाली कपास का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में कपास की खेती के साथ साथ मेथी, मूंग, बारसीम, तोरिया की फसलें भी उगाई जाती हैं। तापमान इनके लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है। अगर वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा अच्छी होती है। इनके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी इनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसीलिए जो काली मिट्टी है उसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अब अगर जूट की बात की जाए, जूट को हम लोग स्थानीय भाषा में पटुआ भी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे। हम लोगों के वहाँ भी कुछ क्षेत्रों में पहले होता था, अब तो लोग छोड़ दिए जूट की कृषि करना इधर। प्रदेश में तराई भाग एवं सरयू एवं घाघरा नदियों के दोआब में इसकी पैदावार अधिक होती है। जूट उत्पादक जिले जो हैं वो देवरिया, गोंडा, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज हैं। अधिकांश देसी किस्म की जूट की पैदावार इन क्षेत्रों में होती है, जैसे रस्सी का निर्माण होता है इन जूटों से। इधर इधर जो जिस किस्म की जूट का उत्पादन होता है उससे अधिकांश जूट से रस्सी का ही निर्माण किया जाता है। अब अरहर प्रमुख दलहनी फसल है। उत्पादक जिलों में देखें तो झांसी, ललितपुर, महोबा, लखीमपुर खीरी, बांदा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अब फल उत्पादन की बात की जाए तो प्रदेश में फल उत्पादन के अंतर्गत आप देखेंगे आम, केला, अमरूद, आंवला, लीची, पपीता इत्यादि प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। अब अगर आम की बात की जाए तो फलों का राजा कहा जाता है आम को, आप लोग जानते ही होंगे। इसकी विभिन्न किस्मों का उत्पादन जो है प्रदेश में किया जाता है। और सबसे मशहूर की बात की जाए तो लखनऊ का जो मलिहाबादी दशहरी है वो काफी मशहूर है और इसका निर्यात भी किया जाता है, यानी बेचा भी जाता है दूसरे प्रदेशों को और देशों को।
इसके अलावा सफेदा, चौसा, मेरठ व बागपत का रटौल, वाराणसी का लंगड़ा काफी प्रसिद्ध है। प्रदेश में दशहरी आम का निर्यात किया जाता है। अमरूद की बात की जाए तो आप देखेंगे कि इलाहाबाद, कौशाम्बी, फैजाबाद, कानपुर, बरेली, बदायूं जनपद में इसकी पैदावार काफी मात्रा में की जाती है। आंवला की बात की जाए तो आंवला जो है उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जो जिला है वो आंवले के लिए काफी प्रसिद्ध है। और प्रदेश में जो कुल आंवले का उत्पादन होता है, देश में जो कुल आंवले का उत्पादन होता है उसका लगभग 60% आंवला अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। अब अन्य फसलों की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे तो अगर केला की बात करें तो ये वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गोरखपुर, कुशीनगर जिलों में किया जाता है। लीची की बात करेंगे तो सहारनपुर और मेरठ इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। नींबू की बात की जाए तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में नींबू की खेती की जाती है। संतरा बुंदेलखंड और सहारनपुर क्षेत्र में। पपीते की बात करेंगे तो ये उन्नाव, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद क्षेत्रों में किया जाता है। अब अगर बात करें सब्जी, मसाले, पुष्प एवं औषधि का उत्पादन, तो इसका जो उत्पादन है प्रदेश के विभिन्न भागों में सब्जियों, मसालों एवं फूलों, औषधियों का किया जाता है। अब आलू देखें सब्जी में अगर तो आप देखेंगे संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान है आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। और इसमें देखेंगे तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा, मेरठ, आगरा जो जनपद हैं वो आलू के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगर मसालों की बात की जाए तो हल्दी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में हल्दी के उत्पादन में क्या है, अग्रणी स्थान रखता है। संपूर्ण प्रदेश में इसकी कुछ न कुछ मात्रा में खेती होती ही रहती है, किंतु बुंदेलखंड जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र में खेती हल्दी की सर्वाधिक होती है। और हल्दी के प्रदेश में अदरक की खेती बुंदेलखंड में भी अधिक होती है, यानी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ हल्दी और अदरक दोनों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा धनिया, सौंफ, मशरूम की खेती भी पर्याप्त मात्रा में की जाती है। अब आप बात करेंगे पुष्प और औषधियों की तो देखेंगे कि प्रदेश में पुष्प उत्पादन यानी फूलों का जो उत्पादन है वो वाराणसी, कन्नौज, जौनपुर, लखनऊ, मिर्जापुर जनपदों में किया जाता है। अगर औषधि उत्पादन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, पिपरामिंट, मेंथा, तुलसी, शतावरी, शंखपुष्पी, नीम, अशोक, अर्जुन, बेल आदि पौधों की खेती की जाती है। इसके लिए प्रदेश में एक हर्बल गार्डन की स्थापना भी किया गया है विभिन्न जनपदों में। रामपुर, बदायूं, बाराबंकी आदि जनपदों में मेथा आयल का उद्योग भी स्थापित किया गया है। अब प्रदेश जो है समस्त भारत का लगभग 90% मेथा का उत्पादन करता है, यानी जो मेथा है उसका जितना उत्पादन पूरे देश में होता है उसका लगभग 90% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो महोबा जनपद है वो पान के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब पशुपालन की बात की जाए तो राज्य में पशुओं की कुल जो संख्या है वर्ष 2012 में इनकी गणना हुई थी। 2012 में पशुओं की जो गणना हुई थी उसके अनुसार पूरे देश में सर्वाधिक पशु जो हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उसमें भी गोवंशी पशुओं की संख्या में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यानी पूरे देश में अगर देखें तो गोवंश यानी गाय की वंशावली के जो पशुएं हैं उनकी संख्या के मामले में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है। एवं जो महिषवंशी पशुएं हैं, महिषवंशी पशु मतलब इसके अंतर्गत भैंस वगैरह आती हैं, उनकी संख्या में प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है।
पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में पृथक रूप से की गई थी। अभी भारत शायद स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, उसके पहले की बात है कि 1944 में ही पृथक रूप से पशुपालन विभाग की स्थापना कर दी गई थी। वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम विकास विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कृषकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु कार्य करता है। वर्तमान में पशुओं की जो विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की स्थापना की गई है। इसमें गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में 3 जगह पे पशुओं को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पशु चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना की गई है। अब दुग्ध विकास की बात की जाए, यहाँ आप देखेंगे तो सहकारिता के क्षेत्र में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। अब यहाँ सहकारिता का मतलब क्या होता है? सहकारिता 2 शब्दों से मिलकर बना है। सह, आप देखेंगे सह, और कारिता 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो सह का मतलब होता है एक साथ और कारिता मतलब कार्य करना, यानी साथ मिलकर कार्य करने को सहकारिता कहते हैं। तो सहकारिता के क्षेत्र में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम का इतिहास काफी अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना की गई थी। एक सहकारी समिति की जो स्थापना सबसे पहले की गई थी वो 1917 में इलाहाबाद के कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी। कटरा जो है इलाहाबाद में एक जगह है, एक मार्केट है, उसी के नाम पे ये पड़ा है। अभी इसके साथ ही देश में ये जो पहला अवसर था जो दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ। अब चूंकि इस समय सहकारिता मतलब सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ, लोग एक साथ मिलके दुग्ध व्यवसाय करने लगे, लेकिन कोई एक प्रॉपर संगठन नहीं बना था। तो इस क्षेत्र में जो है पहला कार्य 1938 में हुआ। तब लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है और प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है वो इस समय 371 ग्राम प्रतिदिन है। अगर देश की बात करें तो देश का जो औसत है, यानी भारत का जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता का औसत है वो 394 ग्राम है, यानी औसत से भी कम है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। और सबसे अधिक आप देखेंगे अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे अधिक पंजाब में है, जहाँ 1181 ग्राम, यानी 1 लीटर 81 ग्राम, 1 लीटर 181 ग्राम दूध की उपलब्धता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और दूसरे स्थान पे आप देखेंगे तो हरियाणा आता है, जहाँ 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता है। अब महिला डेयरी योजना, एक योजना चलती है उत्तर प्रदेश में, जो महिलाएं हैं दूध उत्पादन से संबद्ध, उनके आय में वृद्धि हेतु एक ही योजना चलाई गई है। अब गोकुल पुरस्कार योजना, इस योजना के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र के तहत दुग्ध उत्पादकों को उनके मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उन्हें उत्तम किस्म के दुधारू पशुओं के पालन हेतु प्रेरित करने तथा सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले एक दुग्ध उत्पादक जो सहकारी दुग्ध उत्पादन समिति का सदस्य हो को और जो सहकारी समिति को विक्रय करता हो, बेचता हो, को पुरस्कृत किया जाता है। यानी गोकुल पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है वो दुग्ध उत्पादकों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए किया गया और इसमें से एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर पुरस्कृत किया जाता है जो अधिक दुग्ध उत्पादन करता है, और वो दुग्ध जो उत्पादन करता है वो सहकारी समिति का सदस्य हो और वो अपना दूध सहकारी समितियों को ही बेचता हो। तो ऐसे व्यक्ति को चुन के गोकुल पुरस्कार योजना के तहत उसे पुरस्कृत किया जाता है। धन्यवाद। आज इतना ही। अब